एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 10 क्वेश्चंस मतलब इवोल्यूशन वन शॉट अभी हमने नहीं किया है, पर टॉप 10 क्वेश्चंस बड़े ही पॉपुलर है बच्चों, और इसमें से सवाल जरूर आएगा। तो प्लीज कृपया करके इनको देखिए। बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ, आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है ओपेरिन हेल्डाने का हाइपोथेसिस। ठीक है, ओपेरिन हेल्डाने का हाइपोथेसिस। और बेसिकली इसको हम हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन से एक हाइपोथेसिस बनाई थी, उसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया था स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने। तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओपेरिन हेल्डाने का जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, और उसके बाद स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था। ठीक है, सो ओपेरिन जो एक रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है ना, जो लाइफ है, जो पहली सेल है, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बनी है। और ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपके अर्थ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो था वो हाइड्रोजन था, जिसकी वजह से अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो हाईली रिड्यूसिंग था। ओके, डन। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया है, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी लाइफ है वो केमिकल से आई है। अब हुआ क्या बच्चों, अब देखो धीरे धीरे जब टेम्परेचर ठंडा हुआ, मतलब मैं तुमको पूरी थ्योरी समझाती हूँ क्या था। अर्थ का टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था, बहुत हाई टेम्परेचर हुआ करता था। एलिमेंट के फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ था बच्चों, सब कुछ था। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या थी मैं बताऊँ तुम्हें। अब हुआ ये कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है, जब चीज़ें दूर दूर जाती गई तो टेम्परेचर डाउन होता गया। जब चीज़ें टेम्परेचर डाउन हुआ तो चीज़ें कंबाइन हो, जैसे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंबाइन हुआ तो अमाइंस बने, जैसे कि आपका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो वाटर बना। पर क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म था तो वाटर वेपराइज हो जाता था। फिर वाटर बादलों के फॉर्म में ऊपर जाके कलेक्ट रहता था, फिर नीचे बारिश के फॉर्म में गिरता था, और जितने भी नीचे सॉइल में डिप्रेशन थे वहाँ पर जाके जम जाता था पानी। ठीक है, अब धीरे धीरे उस पानी में चीज़ें डिजोल्व हुई तो और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी। तो सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स, सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बेटा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट बने। अब सबसे पहली चीज़ आपके एनसीईआरटी कहती तो बना क्या बच्चों, आपका बना मीथेन और अमोनिया। क्या बना? मीथेन और अमोनिया। पानी भी बना, पर पानी वेपराइज हो जाता था। फिर पानी नीचे गिरा तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई। मीथेन के साथ वाटर रिएक्ट किया, एमाइंस के साथ वाटर रिएक्ट किया। सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट से सिंपल ऑर्गेनिक एलिमेंट आए, ऑर्गेनिक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एलिमेंट्स आए। फिर एक छोटी सी प्रोटोबायंट सेल आई, उसमें थोड़ी एनर्जी मिली तो वो डिवाइड होना शुरू हो गई। फिर बने आपके प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल पे थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ तो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में भी पहले प्लांट सेल आए और एनिमल सेल आए। सो बेसिकली ओपेरिन हेल्डेन ये बताते हैं हमको कि आपका जो पूरा लाइफ है ना वो केमिकल से बना हुआ है। तो उन्होंने दिया है केमिकल हाइपोथेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो पूरी जो आपकी लाइफ है ना बेटा वो केमिकल से ही बनी हुई है। ठीक है, और कौन से केमिकल थे स्टार्टिंग में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा क्या था बच्चों? सबसे ज्यादा था हाइड्रोजन। तो आपका अर्थ का जो एनवायरनमेंट था, आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा था, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, जो कि प्रिमिटिव अर्थ का फेवरेबल एनवायरनमेंट था। अब इस फॉर्म को कन्वर्ट किया है बच्चों किसने? स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने। ठीक है, स्टेनले मिलर, हेराल्ड यूरे जो एक दो ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे, ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने लिया है अपने मिक्सचर में हैम। क्या लिया है? हैम। हैम क्या है बच्चों? वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन। अर्थ में पहले यही बना था इनऑर्गेनिक एलिमेंट से। ठीक है, ओके। इसको एक फ्लास्क में भर दिया, उसके बाद जो है 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा दिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा। कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद देखा इन्होंने, जब थोड़ा ठंडा किया सेटअप को तो इनको मिली आग। क्या मिली? आग। एलानीन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। तो अमाइनो एसिड बन गए, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा। फिर प्रोटीन, डीएनए, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब मिल जाएंगे, प्रोटोबायंट बन जाएगा। उसमें थोड़ी एनर्जी डालोगे तो डिवाइड होने लगेंगे, तो और कुछ समय के बाद सेल बन जाएगी। तो इनको मिला आग। तो इन्होंने अपने फ्लास्क के मिक्सचर में लिया क्या था? हैम लिया था। ठंडा होने के बाद उसमें लगाए क्या? 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड। कुछ समय के बाद उनको उस सेटअप के अंदर एक रेड कलर का लिक्विड मिला, और जब पता लगाया कि इस रेड कलर के लिक्विड में क्या है तो इसमें थे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रोड के से जोड़ा, टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, और उसके बाद इस मिक्सचर को एक कंडेंसर के थ्रू रखा। कंडेंसर बेसिकली टेम्परेचर डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1 वीक के बाद देखा तो इनको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे? आग। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखना चाहते हो क्या? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनको रिजल्ट में मिला वो था ये। ठीक है, दैट इज व्हाट मेरे लल्ला? दैट इज एलानिन, दैट इज एस्पार्टिक एसिड।
ये क्या है बच्चों, ये है आपका एस्पार्टिक एसिड, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका ग्लाइसिन। तो ये तीन चीज़ें जो है इनको मिली, ठीक है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है बच्चों, ये हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी, यस और नो, बोलो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्टेट अ रीजन फॉर द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड मॉथ कोइंसाइडिंग विद द लॉस ऑफ लाइकेंस, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए, है ना, प्रकृति में कोई आपदा आ जाए तो जो बेस्ट होता है वो सरवाइव करता है और जो वर्स्ट होता है वो निकल लेता है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जब आया उसके पहले, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ उसके पहले जो पेड़ों के तने हुआ करते थे वो थे वाइट, क्योंकि उनके ऊपर लाइकेन हुआ करता था। तो वहाँ पर वाइट कलर के बिस्टन बिटुलेरिया नाम के मॉथ सर्वाइव करते थे। कौवे उनको देख नहीं पाते थे और काले मॉथ्स को खाते थे। वाइट क्यों नहीं देख पाते थे, क्योंकि पेड़ों के ऊपर लाइकेन हुआ करता था। लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है वो, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकेन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकेन, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज द लाइकेन, ठीक है, वो हुआ करता था। पर जब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो पेड़ों के तने काले पड़ गए। और जब भी पोल्यूशन बढ़ता है ना मेरे लल्ला मेरे आंखों की तरफ, तो लाइकेन मर जाते हैं। समझ में आई बात, जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा लाइकेन मर जाएगा। समझ में आई बात, तो जब भी बेटा जी पोल्यूशन बढ़ता है लाइकेन मर जाते हैं, लाइकेन मर गए। अब वहां पर जो व्हाइट कलर के मॉथ थे वो एक्सपोज हो गए, वो अलग ही दिखने लगे, अलग ही दिखने लगे ना भाई। वहां पर कहानी ये होगी कि वहां पर लाइकेन मर गए तो व्हाइट वाले अलग दिखने लगे। अब कौवे की नजर उनके ऊपर ही थी, फट से वो जाके खा लिया करते थे उनको, ठीक है। तो ये कहानी हुआ करती थी। तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इन इंग्लैंड, द इंडस्ट्रियल एरियाज, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो होता है, कोल जल रहा था, तो लाइकेन जो ट्रीज पे थे वो मर गए, जिसकी वजह से जो भाई पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो लाइकेन मरेंगे, जिसकी वजह से तना डार्क दिखने लगा। तो वाइट वाले मॉथ जो थे वो आसानी से दिखने लगे और प्रेडेटर बर्ड मतलब कौवे उनको खा जाते थे, ठीक है। अननोटिस्ड एंड मैनेज टू सर्वाइव रिजल्टिंग मोर पॉपुलेशन, और जिसकी वजह से ब्लैक वाली मॉथ की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई। पर यहाँ पर एक सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं होती जो बच्चों कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए। मेरी बात समझे, कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती बच्चों, ठीक है, कि है ना कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए। इज दिस क्लियर, कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती जो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी, ठीक है, बोलो 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 बोलो, इज दिस क्लियर, ठीक है, डन 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 डन। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई कंट्रीब्यूट टू लोकोमोशन। तो ये आपको समझ में आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है, तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो प्रकृति उन्हीं को सिलेक्ट करती है जो सर्वाइव कर पाता है, जो नहीं सर्वाइव कर पाते वो निकल लेते हैं, ठीक है। Wings of birds and wings of butterfly. Wings of birds and wings of butterfly contribute to locomotion. Explain the type of evolution such organs are the result of. देखो दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, और जब भी ओरिजिन डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है तो उसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और दो वर्ड हमेशा याद रखिए, एचडी और एसी, ठीक है बच्चों, दो वर्ड आपको याद रखना है, वन इज द एचडी एंड सेकेंड इज द एसी। अब एचडी क्या होता है बेटा, एचडी होता है होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। एचडी क्या होता है बेटा, एचडी होता है होमोलॉगस ऑर्गन, शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। पहले मैं इसका मतलब समझाती हूँ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन जो भी शो होंगे वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और जो एनालॉगस ऑर्गन होती है, जो एनालॉगस ऑर्गन होती हैं बच्चों, वो शो करते हैं बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी, यस और नो, यस और नो, बोलो। डन, इतनी बात समझ में आई आपको, डन। तो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब आपका ओरिजिन सेम था, मतलब आप सेम था, पर कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, डाइवर्स हो गए आप।
तो आपने वहाँ के नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप किया और एक नए स्पीशीज बन के पैदा हुए, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये लाइन बना दी हमने, यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल का इवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, ये अलग आ गए, ये अलग ओरिजिन से आ रहे हैं। यहाँ पे मार्सुपियल्स जो कि पाउच वाले एनिमल हैं उनका इवोल्यूशन चल रहा था। अब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में, दोनों इवोल्यूशन जो है ये कहाँ चल रहा है, प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल के ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। पर जब दोनों बीच में आए ना तो सेम फंक्शन करते हुए दिखाई दिए, तो ओरिजिन तो दोनों का डिफरेंट है पर फंक्शन सेम हो गया। दिस इज द एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगी होती है। और ये क्या होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आप यहाँ पर क्या चल रहा था, प्लेसेंटल मैमल एवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या चल रहा था बेटा, प्लेसेंटल मैमल एवोल्यूशन एट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल का एवोल्यूशन चल रहा था। यहाँ पर क्या चल रहा था बेटा, यहाँ पर चल रहा था आपका मार्सुपियल्स का इवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा था बेटा, यहाँ पर चल रहा था मार्सुपियल इवोल्यूशन, यहाँ पर क्या चल रहा था, मार्सुपियल इवोल्यूशन एट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ओरिजिन एक मार्सुपियल एक प्लेसेंटल है, पर दोनों जब बीच में आए तो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे। दिस इज द कन्वर्ज हो गए, आप सामने आए थे तो डिफरेंट, पर कन्वर्ज हो गए, आप सेम इवोल्यूशन करने लगे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? बोलो जल्दी से, ये वाली बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन सेम होता है, विच शोज द एनालॉगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं बच्चों, एक्सप्लेन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यही होता है, क्या होता है, आप ओरिजिन से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम था पर आप डाइवर्स हो गए, इधर उधर चले गए और वहां के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर दिया। डाइवर्जेंट, होमोलॉगी शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। आपका एंसेस्टर कॉमन था पर आप हर जो ऑर्गेनिज्म है, देखो एक जगह पे थे पर सारे एक जगह पे चले गए और वहां के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लिया, न्यू स्पीशीज बना ली, ठीक है। जैसे कि डार्विन फिंच, चिड़िया एक ही थी पर जैसे जैसे आप आइलैंड में चेंज होते गए, मतलब आइलैंड में आगे बढ़ते गए, तो वहां पर खाने की जो क्वालिटी है या टाइप है, कुछ फ्रूट ईटर है, कुछ सीड ईटर हैं, कुछ इंसेक्ट ईटर है, बहुत सारी टाइप की हो गई, तो अलग अलग टाइप का जो फंक्शन है वो डेवलप कर लिया। तो ओरिजिन सेम है बट फंक्शन चोच का क्या होगा, कुछ फ्रूट खाने वाली हो गई, कुछ आपकी इंसेक्ट खाने वाली हो गई, कुछ तुम्हें खाने वाली हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि सब एक ही जगह पे थे पर समय बदला, ठीक है, चेंज हुआ तो वो अलग अलग जगहों पे पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बच्चों, स्वीट पोटैटो एनालॉगस और होमोलॉगस टू पोटैटो ट्यूबर। स्वीट पोटैटो एक जड़ है और आपका पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। स्वीट पोटैटो भी शुगर स्टोर करता है, आपका पोटैटो भी शुगर स्टोर करता है, तो बेसिकली दोनों एनालॉगी हैं, ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। और एनालॉगी क्या शो करती है, एचडी और एसी। होमोलॉगी शो करती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगी क्या शो करती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द अडैप्टिव रेडिएशन, सेम चीज है जो मैंने बताई। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टेड इन अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ द जियोग्राफी। इवोल्यूशन एक पॉइंट से शुरू हुआ पर अलग अलग जगहों पर चला गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। मतलब आप एक जगह पे थे, कुछ आपके मेंबर यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, तो ये जो निकल रहा है ना बेटा, ये होती है अडैप्टिव रेडिएशन। आप अडैप्टेशन के लिए उस जगह से भाग गए, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ठीक है बेटा, आप अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से वहां से निकल गए और जाके दूसरी जगह पर एक नई नीड के लिए पैदा हुए, ठीक है, और वहां नई स्पीशीज बना ली। कुछ मर भी गए, ऐसा नहीं कि सारे जाके जिंदा ही रहेंगे, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। तो जो निकल रहे हैं ना, ये होती है अडैप्टिव रेडिएशन। यू वेंट फॉर द अडैप्टेशन, ठीक है। अडैप्टिव रेडिएशन कैन रिफर टू एज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, है ना, अडैप्टिव रेडिएशन रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट रिफर्स टू एज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो अडैप्टिव रेडिएशन, जैसे एक अडैप्टिव रेडिएशन ये आ रही है, दूसरी अडैप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल की, दो अडैप्टिव रेडिएशन जब आपस में मिलती हैं तो ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? ये देखो, एक अडैप्टिव रेडिएशन ये है, यहां से आप मार्सुपियल का इवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, और यहां से किसका चल रहा था, प्लेसेंटल मैमल का। जब दोनों पास आए तो क्या हुआ बच्चों, दोनों पास आए तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, ठीक, मिल गए, ओके। नाउ व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन, यही चीज लिखे देखो, जब एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन चलती है, ठीक है, जैसे प्लेसेंटल मैमल के ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी एक अडैप्टिव रेडिएशन, जिससे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल बन रहे थे, एक मार्सुपियल, ठीक है। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो दोनों सेम दिखने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि प्लेसेंटल वुल्फ और टैस्मियन वुल्फ दोनों एक जैसे दिखते हैं पर एक मार्सुपियल है और एक प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस सी वॉयग, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड शिप HMS बीगल कंक्लूडेड दैट देयर इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन लाइफ, ठीक है। व्हाट इज हिज थ्योरी? देखो इनकी जो थ्योरी, डार्विन थ्योरी को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति उन्हीं को सिलेक्ट करती है, नेचर ऑलवेज सिलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म हु आर द बेस्ट, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के सेलेंट फीचर क्या है? ठीक है, हर ऑर्गेनिजम्स के पास इनॉर्मस प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, वो धड़ाधड़ सड़ासड़ डिवाइड कर सकता है। हर ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड कर सकता है। एक स्टारफिश एक बार में 2 लाख अंडे देती है, पर क्या वो 2 लाख अंडे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं। तो जो सरवाइव कर पाते हैं वो स्टारफिश बनते हैं, और जो नहीं कर पाते उनका राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब है ना, और पर उन इतने सारे जो बच्चे पैदा हुए उन सबके लिए लिमिटेड फूड एंड स्पेस है बेटा, सबके लिए लिमिटेड फूड एंड स्पेस होता है। तो बेटा रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है वो चल रहा है भयंकर तरीके से, पर लिमिटेड फूड एंड स्पेस है। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो स्ट्रगल करेगा वो क्या रहेगा, है ना। तो कोई फिजिकली लड़ाई करता है तो लड़ रहे हो, जो लड़ेगा, जो सर्वाइव, अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। अब देखो एक बात तुमको मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि हम किसी पेट्री प्लेट में, किसी न्यूट्रिएंट प्लेट में कोई बैक्टीरिया उगा रहे हैं, उसमें हमने एंटीबायोटिक डाल दी, सारे बैक्टीरिया मर गए, पर एक बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से लड़के सामने आया। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि एंटीबायोटिक उसे मार नहीं पाई, उसके अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ वेरिएशन आ गए थे जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गया। तो याद रखना कि जिसके अंदर वेरिएशन होगा, बदलते हुए एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव कर पाएगा वही नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जीतता है, ठीक है, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, ठीक है, और वो इसलिए ढाल पा रहा है, क्यों बच गया? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन था, ठीक है। अब जैसे वेरिएशन नहीं भी था, मान लो 2 टाइप की पॉपुलेशन है, हाथी आ गया, हाथी ने सारी पॉपुलेशन को मार दिया, उसमें से 2 बचे, एक काला एक गोरा। अब मान लो कि काले वाले के अंदर वेरिएशन था तो वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गया, गोरे वाले के अंदर नहीं था तो गोरा वाला मर गया। अब पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी? काले वाले की, क्योंकि काले वाले के अंदर इंपॉर्टेंट यूजफुल वेरिएशन थे फॉर द सर्वाइवल इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और लास्ट में वो एक न्यू स्पीशीज को जन्म दे देते हैं। और ऐसी ही थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वेलेस ने भी दी थी, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? एल्जेब्रिक इक्वेशन हमको बताना है हार्डी विनबर्ग की, जो कि होती है वैसे क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इनका कहना यह है कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में हमेशा जो पॉपुलेशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक टाइप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम। तो स्टेबलाइजिंग जो भी मतलब अच्छी चल रही है वो हमेशा स्टेबल रहती है। तो हार्डी विनबर्ग ये कहता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन में अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालें तो हमेशा कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, और इसको उन्होंने बताया है एल्जेब्रिक इक्वेशन से, ठीक है। और तो ये बोलते हैं कि किसी भी जीन पूल में, जीन पूल मतलब कलेक्शन ऑफ जीन में, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने बताया P + Q = 1, ठीक है। अब इसका मैं एक बायनोमियल एक्सपेंशन करूंगी तो क्या आ जाएगा? P² + Q² + 2pq, और ये हमेशा 1 ही रहेगा, जिसमें P क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट की पॉपुलेशन, Q क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव की पॉपुलेशन, और PQ क्या है? हेट्रोजाइगस की पॉपुलेशन। कुछ भी कर लो ये हमेशा 1 ही आएगी बायनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं। तो 1 का मतलब ये नहीं कि 1 आ रही है, 1 का मतलब ये है कि कांस्टेंट है। 1 का मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मीन्स ऑफ 1? 1 का मतलब होता है कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? सो कहानी में ट्विस्ट ये है कि 1 का मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट होता है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? बोलो जल्दी से, इज दिस क्लियर टू यू? है ना, तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का कांस्टेंट कब खराब होता है? जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, अचानक से कोई चेंज हो जाए, जेनेटिक शिफ्ट हो जाए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इनकी वजह से वो जो प्रपोर्शन है वो बदल जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेबलाइजिंग, ये होता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पीक मिलेगा, ठीक है। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा जी? स्टेबलाइजिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पीक मिलेगा,
ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा जी, पीक मिलेगा, मतलब आपकी मीन वैल्यू रहेगी। मतलब मान लो किसी हॉस्पिटल में 1 kg का बच्चा है, 10 kg का बच्चा है, तो जो 5 kg का बच्चा है या 3 kg का बच्चा मीन वाला वो सबसे ज़्यादा होगा। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी एक्सट्रीम वाली, ठीक है, मतलब 10 kg का बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया, ये होता है डायरेक्शनल। एक होता है डिस्ट्रप्टिव, मतलब एक तो 2 kg वाला है और एक 10 kg वाला, मीन वाला आया ही नहीं, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, ठीक है, फिर डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। ओके, तो अगर आपकी मीन वैल्यू मिल रही है तो स्टेबलाइज है, पॉपुलेशन मीन वैल्यू वाली। एक ही डायरेक्शन में भाग रही है मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे डीडीटी जब आता है तो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, एक आध मच्छर बच गए, वही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, किसका एग्जाम्पल है, ये डायरेक्शन का है कि एक व्हाइट वाले मर गए, काले काले वाले सर्वाइव कर गए। डिस्ट्रप्टिव का मतलब 2 एक्सट्रीम वैल्यू आएंगी, कम वाली, ज्यादा वाली, बीच वाली आएगी, जी बीच वाली गई भाड़ में। राइट द प्रोबेबल डिफरेंस इन द ईटिंग हैबिट ऑफ होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस, हैबिल औजार इस्तेमाल करते थे, और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस वर ओमनिवोर। होमो इरेक्टस जो है ये कुक्ड मीट खाते थे, ठीक है, प्री हिस्टोरिक में, और ये जलाकर खाते थे, जबकि होमो जो आपके हैबिलिस जो इरेक्टस थे वो होमो हैबिलिस कच्चा खाते थे, ठीक है, जबकि होमो इरेक्टस जो थे वो पका के खाते थे। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने बताए, और मैं आपको इवोल्यूशन में एक लिस्ट देती हूँ, जिस लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा अगर आप लिटरली में सीरियस हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। पहला, सुनिए बात को, कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है। पहले तो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का, जब मैं वन शॉट आपको बना दूंगी तो आपको एक चार्ट दे दूंगी तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। एक ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से, HB लिख दिया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर तीसरा पूछा जाता है एनालॉगस एंड होमोलॉगस से, यही इंपॉर्टेंट है और यही से आता है। एनालॉगस और होमोलॉगस से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इवोल्यूशन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सो #bozo army चैनल को आप शेयर कर दो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।